इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले शेख ज़फ़रुल्लाह डीडीसी मड़वा और साथ ही साथ इंदरवाल से एमएलए कंटेस्टेंट इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ खास बातचीत आज हम जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई करेंगे। सियासी सिनेरियो यहाँ का क्या है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है हमारी आने वाले वक्त में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ देखने को मिलेगा, और मौजूदा सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है गवर्नमेंट का और क्या कुछ नीड्स और इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। बने रहे हमारे साथ। ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। इससे पहले भी हमने आपको काउंटर करने की एक बार कोशिश की थी, तब शायद वहाँ पर जो मड़वा से जुड़ा हुआ इशू हमने उठाया था, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की जो है वो बात आपके साथ जो है वो करेंगे। आपने फिलहाल कांग्रेस का दामन थामा हुआ है और कांग्रेस का मुझे नहीं लगता है कि उतना बड़ा रोल जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है जितना इस वक्त मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है उनका है। अभी की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसे जो समय से गुज़र रहा है, एक ऐसी हालत से गुज़र रहा है इस वक्त जिसको चैलेंजेस जो है वो काफ़ी इस वक्त पेश आए हुए हैं। पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर जो है वो एक मैं कहूँगा कि काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है। जम्मू कश्मीर की जो आइडेंटिटी है उसको लेकर के भी, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो एक मुस्तकबिल है, अगर हम बात यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो जम्मू कश्मीर सुर्खियों पर है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है मौसम को लेकर के, क्या कुछ जो है वो रिस्पांस जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक रहा हुआ है उससे सहमत है आप, और क्या जितना नुकसान हुआ है उस उतने नुकसान की भरपाई जो है वो पॉसिबल है? देखिए, जब भी कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आता है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर एज़ ऑफ नाउ अगर बात करें हम, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू कम्बाट ऑल दिस। हम बहुत ही अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और जो यहाँ मौसमी हालात तब्दील होते हैं, आपको मालूम है कि पूरे चिनाब वैली में, चाहे रामबन की बात करें, बनिहाल की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, हर जगह पर पावर प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। नेशनल हाईवेज़ बनाई जा रही हैं, उसकी जो कटिंग है वो भी हर जगह काम चल रहा है पिछले कई सालों से। ऐसे में स्लाइड्स का आना, फ्लड का आना और पहाड़ खिसकना, फॉरेस्ट का एरिया पूरा उसका भी खिसकना, ये लाजमन ये तयशुदा बात है। लेकिन इन सब चीज़ों को जब सरकारें नज़रअंदाज करती हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नज़रअंदाज करते हैं, जब उनके पास कोई प्लान नहीं होता इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, या इन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं रहती है प्रॉपरली उनकी, तो यकीनन ये एक बहुत बड़े फेलियर में तब्दील हो जाता है, और इसका अल्टीमेट जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। यानी कि रामबन बनिहाल के जो नेशनल हाईवे 44 का स्ट्रेच है उस पर जो भी हमें देखने को मिला हुआ है वो फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ ही साथ इरिस्पॉन्सिबल जो एक रिएक्शन है टुवर्ड्स फोरकास्ट जो किया गया था पहले। बिल्कुल, देखिए, अगर आप फोरकास्ट भी करते हैं, आपका ही डिपार्टमेंट है, आप सरकार के अंडर काम करने वाला डिपार्टमेंट है, एक तरफ से फोरकास्ट किया जाता है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यू डेज़, इन कमिंग वीक्स, उसके बावजूद भी, फोरकास्ट करने के बावजूद भी आप उस तरह की प्रिपरेशंस नहीं करते हैं और आप उस तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। आप मूवमेंट जो व्हीकल्स की है उस पर आप नज़र नहीं रखते हैं। तो यकीनन इट इज़ अ बिग फेलियर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, और मुझे लगता है कि ये तो शुक्र है अल्लाह का कि रामबन में लोगों की जानें बच गईं, बहुत कम जानी नुकसान हुआ। वो तो एज ऑफ नो है, एज ऑफ नो है। अभी तो अभी जो है ना क्लियरेंस हो रही है। फाइनल रिपोर्ट्स आना बाकी है। अभी तो मलबे के अंदर जो गाड़ियां हैं, न जाने उसके अंदर कितने लोग निकल सकते हैं, ये भी अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए था। और जो बनिहाल का वो जो स्ट्रेच था, वो तो ऑलरेडी कितनी सारी मतलब प्रिडिक्शंस दी, और वहाँ तो ऑलरेडी वो फ्लड प्रोन एरिया है, स्लाइड प्रोन एरिया है। आपने नेशनल हाईवे भी बनाए, आपने पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए, तो जब ये इतनी बारिश अचानक से आएगी, हवाएं चलने लग जाएंगी, तो अल्टीमेटली ये कुछ बुरा असर लेकर आती हैं। लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो है
पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं इस मामले को। सुर्खियाँ कौमी सतह पर बन चुकी है इस सानहे की, और न सिर्फ रामबन में और भी जगहों पर जो है वो काफ़ी लैंडस्लाइड्स आए हुए हैं। अभी की खबर है गूल वगैरह में भी जो है लाइफ स्टॉक का काफ़ी नुकसान रिपोर्ट हुआ है। वो साथ ही साथ रियासी साइड भी लाइफ स्टॉक का काफ़ी डैमेज हुआ है। ऐसे में सुर्खियाँ तो बन रही है, नेता तो सामने आ रहे हैं, इजहार यकजहती जो है वो लोगों के साथ किया जा रहा है। जिन लोगों के घरों में जानी नुकसान हुआ, इजहार ताज़ियत के लिए वहाँ पर जो है वो जा रहे हैं। लेकिन बात दोबारा आती है कंपनसेशन पे। नेशनल हाईवे 44 पर जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, जो लोगों की प्रॉपर्टी है, खासकर जो होटल्स वगैरह है, उनका रेस्टोर होना विद इन नीड टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उनको कंपनसेशन चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें वो जिनके घरों में जो है वो नुकसान हुआ है, जिनके जानी नुकसान हुआ है जिनके घरों में, उनका जो कंपनसेशन है, इसका क्या कुछ जो है वो अभी तक सामने आया हुआ है? मुझे लगता है कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई उसके लिए भी कोई प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है उसको लेकर। बट मुझे लगता है जितना नुकसान हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंटली शुड ब्रिंग सम न्यू प्लान्स, और किसी हेड के तहत इनको एक अच्छा खासा कंपनसेशन मिलना चाहिए। जितना नुकसान है अगर आप उसकी 50% भी कंपनसेट उसको नहीं कर पाते तो दैट मीन्स कि लोगों को आप अपने हाल पर छोड़ते हैं। ये इस वक्त सियासत करने का भी मौका नहीं है। इस वक्त सेंटर जो गवर्नमेंट है वो स्टेट के ऊपर ये सारा वो थोप देगी, या स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पर रिलायबल रहेगी, वो कहेगी कि भाई वहाँ से आएगा पैसा या बाकी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और प्रॉपरली दोनों सरकारें, सेंटर हो या स्टेट हो, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो हैरान हूँ कि एलजी साहब वहाँ नहीं पहुँचे अभी तक। वो यहाँ बैठे क्यों हैं फिर? जब वो इस तरह की आपदा जब होती है कहीं पर वहाँ नहीं पहुँच पाते, वो सिर्फ कुर्ता पजामा यहाँ चेंज करने के लिए आए हैं, तो फिर ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसी तरह दक्षिण मड़वा में भी 2-4 साल पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वहाँ पर भी वो नहीं पहुँचे, जबकि 26 लोग वहाँ मलबे के नीचे मर गए थे। यहाँ पर भी वही बात है कि अभी तक इतना नुकसान हुआ, लेकिन एलजी साहब जो है अगर किसी नाच गाने वाले प्रोग्राम में चले जाते हैं जहाँ लड़कियों को डांस कराया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि कल्चरल फेस्ट है, बाकी चीज़ें, वहाँ पहुँच जाते हैं आप। बट इन जगहों पर नहीं पहुँचते हैं। तो ठीक है भाई, आपने वोट नहीं लेना है, आपको तो किसी सिकंदर ने भेजा है, आप तो किसी अलेक्जेंडर की तरफ से आए हुए लोग हैं, लेकिन एटलीस्ट यू शुड गिव अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी कि वोट के बगैर भी हम लोगों का काम करना चाहते हैं। आपको यहाँ कुर्सी दी गई है, स्टेट का हेड, यूटी का हेड बना दिया गया है, सारे हेड्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, सारे अपॉइंटमेंट्स आपके ज़रिए से होती हैं। आप पावर्स का इस्तेमाल करके तमाम केएस ऑफिसरों की ट्रांसफ़र भी करते हैं और उस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते हैं कि ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो ये जो रामबन के जो मामलात हैं, ये कौन देखेगा? क्या आप एलजी साहब को नहीं जाना चाहिए था वहाँ? अभी तक की बात करें तो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वहाँ विजिट कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि एलजी साहब के जाने की ज़रूरत जो है वहाँ पर है। अब अगर मैं दोबारा रामबन की तरफ आऊँगा, आज ये सानहा हुआ, सारे लोगों को याद आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, प्रोन एरिया है या बाकी जो कुछ भी है, आज की एडमिनिस्ट्रेशन सामने हाईलाइट हो रही है। बट पिछले आज तक जितनी भी दिहाइयों पर यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ ने हुकूमत की है, उन लोगों ने आज तक यहाँ पर क्या किया हुआ है? ये तो अंडर डेवलप्ड एरिया है पूरा, चिनाब बेल्ट की पूरी बात करो। देखो नेशनल हाईवे 44 की अगर ये हालत है तो आसपास के इलाकों के लिंक रोड्स की क्या हालत होगी? क्या हालत होगी वहाँ? सो रास्ते हैं, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर सप्लाई है या उसके बाद बिजली की सप्लाई है। तो ऐसे में जो ये वाला जो एरिया है हमारा चिनाब बेल्ट की अगर मैं बात करूँ, या आपका जहाँ पे मड़वा वगैरह के एरिया है उसकी बात करूँ, ये हिली एरिया जो है वो क्या आज के लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना जो है वो एक जो है वो बात बनती है, या फिर कहीं ना कहीं इससे पहले जिन लोगों ने इस स्थिति में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया हुआ उन पर भी जो है वो इसकी जिम्मेदारी जाती है? सब जिम्मेदार हैं, शरीके जुर्म सब हैं। लेकिन आज की मौजूदा सरकार जो है, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे, जो 10 साल से इस सिस्टम को चला रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, या जो इस वक्त भी 10 साल गुजरने के बाद भी अगर आप देखेंगे सबसे पावरफुल यूटी में इस वक्त एलजी साहब हैं, उनको भी वहाँ जाना चाहिए था, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त उमर साहब भी पहुँचे, वहाँ के लोकल एमएलएज भी पहुँचे, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी पहुँचे, अपोजिशन के लीडर भी पहुँचे, रूलिंग पार्टी के लीडर भी पहुँचे, वहाँ के एमएलए साहब भी पहुँच गए।
तो ये तो एलजी साहब का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी वहाँ पर जाएं। अगर वो सब तरह का यहाँ पर प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं ना आए यहाँ पर। और रही बात जो माजी में अगर हम जाएंगे बार बार, माजी में अगर हम जाएंगे बार बार, तो यकीनन फिर वो मुस्तकबिल हमारा फिर वहीं का वहीं रह जाता है। हमने माजी से सीखना है। अगर पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया है तो अगर किया होता कुछ, तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये तो नहीं होती ना। फिर कोई भी प्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ है आज तक हमारे चिनाब वैली में, चाहे रामबन की बात करें, चाहे आप किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें। मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है बहुत डार्क है। पता नहीं कहाँ कहाँ से पहाड़ खिसक खिसक कर निकल रहे हैं। अगर नागसेनी किश्तवाड़ की बात करें, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। वहाँ पर भी लोग अभी बगैर छत के इस वक्त बैठे हैं और बारिशों में भी उनको बाहर टेंट में बैठना पड़ रहा है। और वो टेंट ऐसे दिए गए, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से वो रेड क्रॉस के टेंट्स लेकर आती है और कहती है हमने बहुत किया आपके लिए, बट एक्चुअल में कोई प्लानिंग नहीं है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है। कोई ऐसा हेड नहीं है जिसकी तरफ से अच्छी खासी कंपनसेशन लोगों को मिलनी चाहिए। सबको मालूम है कि जिसको 1 करोड़ का जिसका होटल चला गया, वो क्या आपके 2 लाख से क्या होगा उसको? हाउ कैन यू कंपनसेट दैट लॉस? उसके बाद अगर आप किसी का मकान गिरते हुए देखेंगे, 20 लाख लगे हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई उसकी लगी है वहाँ पर, आप उसको भी नहीं कोई प्रॉपरली उसको कंपनसेट नहीं करते हैं। उसको जिसने गाड़ी लोन से निकाली है बेचारे को, कहाँ से वो कहाँ से वो पैसा लाएगा? आपको उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कंपनसेट करे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी काम होता है, चाहे सड़कों का काम होता है, चाहे नदी नालों का कोई प्रोटेक्शन बंड होता है फ्लड कंट्रोल की तरफ से, इस सब में धांधलियाँ होती हैं, प्रॉपरली काम नहीं होता है। सिर्फ कमीशनों के चक्कर में ये सारी जो चीज़ें हो जाती हैं। नेशनल हाईवे पे कितनी कमीशंस खाते हैं ये सारे लोग मिलकर खाते हैं। कटिंग प्रॉपरली नहीं होती है, मैगडम प्रॉपरली नहीं डाला जाता है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली नहीं बनाया जाता है, बिल्स निकाले जाते हैं। हम नेशनल हाईवे पे कितना टोल देते हैं हम लोग, फिर भी अच्छी सर्विसेज नहीं मिलती हैं। 2 मिनट बारिश हो गई तो सारा का सारा जो है जो स्थिति इस वक्त नेशनल हाईवे की बनी हुई है, उसको देखकर आपको लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं वो प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं और बदलना चाहिए आप इस प्रोजेक्ट को? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट्स का काम है, अगर आप सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली ये सारे जो लॉसेज हैं आपको, ये आवाम को भुगतने पड़ते हैं। काश कि ये कंपनीज भुगतती, काश कि उन लोगों को भुगतना पड़ता जो कमीशन खाते हैं। जब आप कंक्रीट वे में काम नहीं करते, प्रॉपर जिस तरह के डीपीआरस बने होते हैं उस तरह काम नहीं करते। और आप हैरानी की बात यह है कि आप जब एज ए मीडिया पर्सन पे अगर आप जाएंगे ना, उनसे पूछेंगे कि आप बताइए कि ऐसा काम क्यों करें, वैसा काम क्यों करें, तो आपको भी डराया जाता है। आपको भी डराया जाएगा कि आप सवाल ना खड़ा करें। कोई आरटीआई डालता है, आज आरटीआई की रिपोर्ट्स तक नहीं दी जाती है। अगर कोई जानना चाहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, इसमें कितने मैन पावर चाहिए, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया काम करने का, कोई आपका रिप्लाई नहीं करता है आरटीआई का। ये हालात हो चुके हैं। यही मैं कहता हूँ कि अगर किसी जमात ने माजी में आरटीआई एक बहुत ज़बरदस्त लॉ लेकर आई थी कांग्रेस, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बीजेपी के शासन में तो अभी आरटीआई का जवाब तक नहीं दिया जाता है ऑफिस में। आप जाकर किसी भी बात को लेकर आरटीआई डाल दीजिए, अगर आपको जवाब मिलेगा फिर मेरा नाम मत लेना कभी। तो ये प्रॉब्लम्स, जब आप करप्शन को ही छुपाते हैं, अब पुलिस के ज़ोर पर, डंडे एफआईआर के डर से, पीएसए के डर से थोड़ी ना मुल्क चलता है। आपको ये चीज़ें मुल्क की दिफा के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको मुल्क में इंसाफ करना होगा। सबसे बड़ा दिफा मुल्क का वही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जैसे ही गलत कहीं धांधलियाँ होती हैं, कमीशन खोरी होती है, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके खिलाफ डंडा चलाया जाएगा। आप ज़्यादा कुछ एग्रेसिव होकर सड़क पर चोरी डकैती के खिलाफ लड़ने लग जाएंगे तो आपको मैसेज आता है कि भाई आपके खिलाफ पीएसए लगा दिया जाएगा। आप लोगों को भड़काते हैं। जबकि ये चीज़ें जब आप एक जमहूरी माशरे में ये चीज़ें अंजाम देते हैं तो अल्टीमेटली जहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं। ये तो अभी रामबन की बात आई, लिख कर लीजिए, पूरा बनिहाल, रामबन, आप किश्तवाड़, डोडा, ये सारा का सारा एक दिन डूब जाएगा, सारे पहाड़ गिर जाएंगे। इनको खोखला कर, क्या रीज़न रहेगा? बस यही, पावर प्रोजेक्ट्स तो बनाए, डीपीआरस बताए, ये तक नहीं बताया जाता लोकल्स को कि ये डीपीआरस बने किस तरह से, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ कब। जब ये चीज़ें आपसे छुपाई जाती हैं, बगैर ग्राउंड रिपोर्ट के आपका फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये नेशनल इंटरेस्ट का पावर प्रोजेक्ट है, ये नेशनल। भाई व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटरेस्ट? क्या हम नेशन के पार्ट नहीं है? क्या रामबन, बनिहाल, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह नेशनल इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? आप खोखला करते जा रहे हैं।
आप पावर प्रोजेक्ट्स में कंपनीज को लेकर आते हैं कमीशनखोरी पर, आप अपने तमाम चमचों को वहाँ बगैर ड्यूटी के तनख्वाहें देते हैं। वो सारा का सारा जो पैसा का खेल है, उसी खेल ने इस दहाने पर आज खड़ा कर दिया। आप देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी सिर्फ ये जो रिपरकशंस है ना, एंड रिपरकशंस, वो अभी नहीं आए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखना, ये मेरी प्रिडिक्शन है, द फ्यूचर ऑफ चिनाब वैली इज़ डार्क। आपके बाहर के लोग नौकरियां भी लेकर चले गए, पैसा भी कमा कर ले गए, और ये जो मंत्री और ये जो नेता लोग हैं, इन्होंने इतना पैसा कमाया, इनको कोई ज़रूरत नहीं चिनाब वैली की। इन्होंने जम्मू में कोठियां बनाई हैं, इन्होंने दिल्ली में कोठियां बनाई हैं। दे आर वेल सेटल्ड नाउ, दे हार्डली केयर्स अबाउट द जनरल पब्लिक, दे आर नॉट पेइंग एनी हीड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आज जम्मू कश्मीर के पास अपनी गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार है। जब सरकार नहीं थी तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है वो इल्ज़ाम लगाए जाते थे। आज जो कुछ भी आपने कहा, ये आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं या जो हमारे यूटी की सरकार है? आज भी वही दंगल है। आपको पता है कि आपने वादे किए स्टेटहुड देंगे, नहीं दे रहे हैं आप ज़बरदस्ती सर पर बैठे। दीजिए स्टेटहुड, देखते हैं अगर कोई एमएलए नाकामयाब साबित होते हैं 5 साल के बाद, फिर पब्लिक डिसाइड करेगी। बट एलजी कौन होता है? मोदी साहब कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसको चलानी है जम्मू कश्मीर? इट इज़ द पब्लिक ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। मोदी साहब तो पब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं। पब्लिक के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए ना। पब्लिक ने मैंडेट दिया यहाँ पर लोगों को, आप जबरदस्ती एलजी को इधर बिठा कर रखे हमारे सर पर, और वही एलजी जो इस वक्त पब्लिक के बीच में भी नहीं जाना पसंद करते हैं। स्टेटहुड का तो वादा दे दिया है, से हमारी तकदीर बदलना चाहते हैं वो। स्टेटहुड का वादा तो दे दिया है। कब वादा क्या करेगा? हमें वादा यहाँ पर गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट बनाने के बावजूद भी अगर आप फिर भी एलजी को सर पर बिठा कर रखते हैं, भाई छोड़िए स्टेटहुड दे दीजिए, उसके लिए आप कहते हैं हालात ठीक नहीं। आप हालात कब ठीक करोगे? 6-10 साल हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, आप 10 साल से हालात नहीं ठीक कर रहे हैं। क्या हालात इस नाम पर आप स्टेट पर कब्जा करके बैठे हैं? सारे वसाइल आपके अंडर है, सारी प्रमोशनें, सारी जो भी आपकी ट्रांसफर हैं वो सारे आपके हाथ में। 10 साल से पहले जो बाकी 60 साल की अगर हम बात करें, उसमें कांग्रेस भी तो कई बार जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार चल रहा था ना। पैरामीटर्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के सबसे टॉप पर जम्मू कश्मीर था पिछले 10 साल के बाद। जब बीजेपी यहाँ पर आई, देख लीजिए, आपका स्टेटहुड छीना गया, नौकरियां छीनी गई, बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी मिलती, अब पहले नहीं था। यहाँ के लोगों को यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कितना, मतलब बहुत सारा कुछ होता था, बेहतर था, 1000 गुना बेहतर था। अब क्या है? आपके पावर प्रोजेक्ट्स में कंपनियां बाहर से आती हैं, सारा पैसा कमीशन खोरी करके चली जाती हैं वापस, आपको खोखला करती हैं, आपके मुस्तकबिल को वो यहाँ पर दागदार करके चली जाती हैं, तबाह करके चली जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर से किसने छीना? प्राइम मिनिस्टर जिसने भी छीना। मैं तो कहता हूं कि एक प्रोविजन होता है, लेकिन मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर छीना तब भी पैरामीटर्स हमारे अच्छे थे। आप समझ रहे, आप इतना मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर, चलो भाई एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं, मान लीजिए 2 मिनट की बात है, लेकिन मुल्क में चीफ मिनिस्टर तो है ना, वो मुल्क ही चीफ मिनिस्टर। इन्होंने तो चीफ मिनिस्टर भी छीना आपसे। इन्होंने तो आपकी डोगरा रियासत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर कांग्रेस पार्लियामेंट में क्यों नहीं उस तरह की एडवोकेसी करती है जिस तरह से हम करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? वहाँ इस वक्त स्टेटहुड की बात कांग्रेस करती है। वहाँ यहाँ के जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, वहाँ पर वहाँ कांग्रेस ही इसको रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ पार्लियामेंट में बात उठाना या बात करना, क्या यही जो है क्या करेगी? मतलब आपको क्या लगता है, मतलब छुरा उठाकर कांग्रेस के लोग अपने गले पर मारेंगे? जिस हिसाब से जमहूरियत में एक बात ही होती है, और क्या होती है? जमहूरियत में बात की बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन मोदी शासन में तो वो भी खत्म करते। इन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी इल्जाम लगाए। अब लेकिन जब ये तो बात यहाँ तक पहुँच गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अभी सेफ नहीं महसूस कर रहे होंगे। उनके ऊपर देखो कल क्या स्टेटमेंट आई। पर जब पार्टी की अपनी ऊपर बारी आई, तब तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जैसी बड़ी बड़ी यात्राएं की, वो तो पार्लियामेंट में नहीं। किस लिए की? आज वक्फ बिल का मामला है, आज वही तो इस वक्त का मामला है, तो इस पर भी तो कोई बड़ा कदम। अपोजिशन में रहकर क्या उठाएगी? अपोजिशन में रहकर कदम उठाएगी। कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए, लोगों को जोड़ा, बोला कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, जमहूरियत को जिंदा रखना है। अब इस वक्त तो जमहूरियत खतरे में। जो आप सवाल हमसे पूछ रहे, यही तो सवाल पूछने हैं एलजी शासन और मोदी गवर्नमेंट से कि भाई आप कर क्यों रहे हो? जम्मू कश्मीर की बात करें, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेट द इलेक्टेड गवर्नमेंट रन दिस स्टेट। आप क्यों ज़बरदस्ती किसी यूपी में हारे हुए इंसान को सर पर बिठा दिए हमारे? क्यों भाई? हमने नहीं उनको चुना है यहाँ पर, कोई एक वोट नहीं दे सकता उनको। आप जबरदस्ती उनको सर पर बिठाकर, अगर एलजी लाना ही था तो जम्मू का कोई डोगरा एलजी होना चाहिए था। बीजेपी से पहले जब जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट से पहले जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर्स हुआ करते थे, क्या वो हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के ही थे? जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन काम जम्मू कश्मीर के होते थे।
आज का एलजी क्यों है कि यूपी वालों के काम कर रहा है, बिहार वालों के काम कर रहा है यहाँ बैठकर? आपको पता है ठेके किन लोगों को मिलते हैं? आपको पता है आप किस दहाने पर आज खड़े हैं? ये आपका भी मुस्तकबिल है जनाब। आप मीडिया में ज़रूर, ये आपका प्रोफेशन है, लेकिन फ्यूचर आपका भी जम्मू कश्मीर के साथ ही जुड़ा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये जो हालात हैं, आप खुद ही सोच लीजिए। आपने भी किसी को वोट दिया होगा ना, आपने भी किसी को इलेक्ट किया होगा, आज उसको एलजी ने बांध कर रखा है। आप जिससे काम कराना चाहते हैं उससे कोई दिल्ली वाला बांध कर रखे, ये आपको पसंद है? हम उस जगह पर खुद सोचे ना कि रामबन में इतनी बड़ी आपदा आई, आपके एलजी साहब को वहाँ होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना? कहाँ है वो? सीएम साहब तो है, सीएम साहब भी हैं तो एलजी साहब भी तो हैं कुछ, वो क्यों है फिर एलजी? चला जाए वापस यूपी बिहार में बैठ। सीएम साहब रिकमेंड करेंगे उनको? सीएम साहब रिकमेंड करेंगे? यानी पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर तबाह हो जाएगा, रिकमेंड करेंगे उनको कि भाई, और फिर रिक्वेस्ट करेंगे आ जाइए देख लीजिए यहाँ पर क्या हालात है। ये क्या बात कर रहे हैं? कंपनसेशन के लिए बोलेंगे इतना इतना लाख करो भाई, ये हालात है। वो दैट इज द सेकेंडरी थिंग। पहले तो जाकर देखें ना, मिले लोग उसे, ग्राउंड लेवल पर पता चलेगा उनको। सिर्फ अगर वो डांस पार्टी में चले जाते हैं, वो इस जगह पर क्यों नहीं जा सकते? अगर वो कुर्ता पजामा पहन के सीधा रिबन कटिंग के लिए चले जाते हैं कहीं, तो यहाँ नहीं जा सकते क्या? है धूल लगेगी, मिट्टी लगेगी उनके पैरों में। क्या है वो, महाराजा हैं क्या? राहुल गांधी क्यों नहीं आया? ये कमाल है जी, राहुल गांधी क्यों नहीं आया? ये सारी चीज़ें जो एक स्टेट चला रहे, राहुल गांधी क्या है इस वक्त? वो वायनाड चले जाएंगे, वो यूपी में जहाँ के एमपी हैं वो लोकसभा इलेक्शन में इस वक्त तो हजारों का मामला है। वो तो नेशन का भी चार्ज संभालते हैं ना इस वक्त, आपके प्रेसिडेंट का भी तो चार्ज है। क्या बात करते हैं? कांग्रेस की पार्टी चली गई, सारे लोग चले गए। अब ये तो इकाइयों में डिवाइड होता है, लेकिन तारिक हमीद कर्रा साहब भी नहीं गए जम्मू कश्मीर के जो प्रधान? बिल्कुल जाएंगे। अब डेपुटेशन एक अलग है। हम इस वक्त देखो, उनको एक पर्टिकुलर है। आप यूटी के हेड को एक एमएलए के साथ जोड़ रहे हैं, आप यूटी के हेड को एक अपोजिशन वाली पार्टी के साथ जोड़े। जो रूलिंग में है वो तो पहले जाए, उनके हाथ में देने को है कुछ। तारिक हमीद कर्रा साहब क्या रूलिंग एमएलए तो वहाँ पहुँच चुके हैं, सारे पहुँच गए, एमएलएज भी पहुँच गए। मैं ये कह रहा हूँ एलजी जो हेड ऑफ द स्टेट है, जिसके हाथ में कुछ देने को है, आप भी चले जाएंगे, क्या देंगे उधर? कुछ नहीं देंगे। मैं चला जाऊँगा, क्या दूंगा? हम सिर्फ अपनी ज़ुबान देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके हाथ में इस वक्त उन बेचारे गरीब लोगों के लिए कुछ देने को है, वो सिर्फ जाएंगे, बस डांस पार्टी होगी कहीं तो वहीं जाएंगे। उमर अब्दुल्ला पहुँच के वो भी दे सकते हैं, तो देंगे वो। उन्होंने तो बोला कि हम असेस करेंगे, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एलजी साहब नहीं जा रहे हैं। आप तो उनका बड़ी वकालत कर रहे हैं। वकालत नहीं कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब अगर नहीं गए हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब गए हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप सबको जाने और चीफ मिनिस्टर साहब को हमने पैदल चलते हुए देखा है, ये भी जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं गए हैं, कोई वजूहत रहेंगी, कोई हो सकता है वो भी चला, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट से पहले हो सकता है वो पहुंच जाए, चले जाएं, बहुत अच्छी बात होगी, हम तो खुश होंगे। लेकिन अभी तक सबसे, मैं तो कहता हूँ चीफ मिनिस्टर से पहले उनको जाना चाहिए था। हेड सबसे ताकतवर है इस वक्त यूटी में, एलजी साहब है ना। 45 केएस ऑफिसरों की ट्रांसफर तो वो कर सकते हैं, लेकिन रामबन नहीं जा सकते। अफसोस की बात है। रास्ता साफ होते हो सकते हैं वहाँ चले। फिलहाल साफ होगा रास्ता, फिर चले जाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेख ज़फ़रुल्लाह हमारे साथ बात कर रहे थे। एमएलए, माफ़ कीजिएगा, एमएलए कंटेस्टेंट रहे हैं इंदरवाल से, और डीडीसी मड़वा भी जो है वो रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की अभी भी है मौजूदा सूरत हाल पर जो है हम बातचीत कर रहे थे, और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन पर हमने फोकस किया। किता चिनाब की ही टोटल अगर हम बात करें, या पीर पंजाल रेंज जितनी भी है, काफ़ी हिली एरिया है ये, और हमेशा से ही जो नेचुरल कैलमिटीज़ है इनके लिए प्रोन रहता है। और डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है वो इस बार सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्लाउड बर्स्टिंग से अभी तक तो 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन अभी भी जो है वो मलबे को सर्च किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। कहीं गाड़ियाँ दबी हुई उनको निकाला जा रहा है। क्या कुछ जो है वो, और कुछ जो है वो फाइंडिंग्स हो सकती है, जानने वाली बात होगी और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और कैजुअल्टीज़ भी हुई है, और टोटल नुकसान कितना हुआ है। क्या उन जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें कंपनसेट जल्द से जल्द किया जाएगा, या वो भी आने वाले समय में अब 2-4 साल सड़कों पर बैठकर धरना देंगे। और क्या ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे 44 पर NHAI द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, जिनके थ्रू ये जो पहाड़ों की कटिंग्स हो रही है, ये सेफ़ है इस एरिया के लिए, या फिर इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो कुछ हद तक अब बदलने की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर को नए लेवल पर जो है वो लेने की ज़रूरत है। ये जानने वाली बात होगी आने वाले समय में, और उसके लिए हम एक और रिपोर्ट लेकर आपके सामने जो है पहुँचेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ विचार रखते हैं, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। अपने विचारधारा कमेंट सेक्शन में हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही साथ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।